आप सभी को। इस वीडियो में आपका स्वागत है। नॉरसेट 5 मेंस प्लस नॉरसेट 6-7 एस्पिरेंट सबका स्वागत है वीडियो में। और जो नॉरसेट 5 के लिए मेंस देने वाले हैं तो अभी आखिरी हफ्ता है, तो आपको वैसे पता है लेकिन फिर से याद दिला दूं कि प्री के जो एग्ज़ाम के मार्क्स हैं वो कहीं कंसीडर नहीं होने हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग था। तो जिनके बहुत ज़्यादा आए हैं वो और कॉन्फिडेंट ना हों और जिनके कम आए हैं वो अंडर कॉन्फिडेंट ना हों। अभी ये 7 दिन जो हैं आपके लिए सबके लिए बराबर हैं। जम के मेहनत कीजिएगा, अच्छा रिज़ल्ट जो है अपने आप आपके सामने आएगा। और जो है नेगेटिव वाली चीज़ों में आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा कि नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने मेहनत की है तो आपको मेहनत ज़रूर कहीं ना कहीं आपको रंग ला के दिखाएगी। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले वही, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो चलिए शुरुआत करते हैं। Question number 1. A child arrives at emergency department with complaint of low abdominal pain and hematuria. Not child, a client. The client is afebrile. The nurse next assesses the client to determine the history of which condition. एब्डोमिनल पेन है, हीमेचूरिया की कंप्लेंट कर रहा है, बुखार नहीं आ रहा है, एफेब्राइल है, तो कौन सी कंडीशन जो है वो डिटरमाइन करेगी? ऑप्शन ए पाइलोनेफ्राइटिस, बी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सी ट्रॉमा टू ब्लैडर और एब्डोमेन, डी रीनल कैंसर इन द क्लाइंट्स फैमिली। अगर रीनल कैंसर के सिम्टम आते तो ये पेन जो है फ्लैंक रीजन में होता और फ्लैंक डिस्कलरेशन और फ्लैंक पेन होता, तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट करेंगे। ए फिब्राइल नहीं है, स्पेशली मेंशन किया गया है, स्पेशली मेंशन किया गया है इन दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि पाइलोनेफ्राइटिस और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में जो है फिब्राइल होता है, पेशेंट बुखार होता है, फीवर होता है, और फिब्राइल दिया गया है तो ये एलिमिनेट होंगे। जनरली ये ट्रॉमा टू द ब्लैडर और एब्डोमेन हो सकता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन, हीमेचूरिया और फिब्राइल वाली कंडीशन के साथ क्लाइंट जो है रिप्रेजेंट किया है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉलोइंग अ फॉल फ्रॉम अ हॉर्स and the healthcare provider prescribes insertion of urinary catheter. While preparing for the procedure, the nurse notes blood at the urinary meters. The nurse should take which action? क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेशेंट है, हॉर्स से फॉल हो गया, घोड़े से गिर गया है, और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो डॉक्टर है, उसने बोला है यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट करने के लिए। जब कैथेटर इंसर्ट करने नर्स जा रही है तो देख रही है कि यूरिनरी मीटर्स जो है उस पर ब्लड स्टेन है, ब्लड है, तो कौन सा एक्शन नर्स टेक करेगी? ऑप्शन ए नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर परफॉर्मिंग, देन बी यूज अ स्मॉल साइज्ड कैथेटर एंड एन एनेस्थेटिक जेल, सी एडमिनिस्टर पेरेंटल पेन मेडिकेशन, एंड डी क्लीन द मीटर्स विथ सोप एंड वाटर बिफोर ओपनिंग द कैथेटराइजेशन। अब मीटर्स पे ब्लड होना ये शो करता है कि हो सकता है कि पॉसिबल यूरेथ्रल इंजरी रही हो, तो ऐसे केस में यूरेथ्रल रप्चर या इंजरी के केस में जो है कैथेटराइजेशन करने से पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है, फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है कि ब्लीडिंग का क्या कारण है, और कहीं जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन वाली कंडीशन तो नहीं है कि यूरिनरी कैथेटर नहीं डाल सकते, क्योंकि यूरिनरी मीटर्स पे ब्लड दिखाई दे रहा है, यूरेथ्रल इंजरी होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे रहेगा ए ऑप्शन, नोटिफाई करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। नेक्स्ट, द नर्स इज असेसिंग द पेटेंसी ऑफ क्लाइंट्स लेफ्ट आर्म AV फिस्टुला prior to initiating hemodialysis. Which finding indicates that the fistula is patent? फिस्टुला बना रखा है। फिस्टुला क्या होता है? आर्टरी और वेन को जोड़ के जो है एक पेटेंसी क्रिएट की गई है, और वो लार्ज होता है इन नेचर, ताकि जो ब्लड है डायलिसिस है वो इजीली परफॉर्म किया जा सके। तो कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट कर रही है कि फिस्टुला पेटेंट है? ऑप्शन ए पाल्पेशन ऑफ थ्रिल, बी पाल्पेशन ऑफ रेडियल पल्स इन द लेफ्ट रिस्ट, then C visualization of enlarged blood vessels at the fistula site, and D capillary refill less than 3 seconds. Capillary refill less than 3 seconds is a normal finding, but capillary refill 3 seconds से कम होना ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि
पेटेंसी है, ठीक है, वो किसकी, एवी फिस्टुला की। विजुअलाइजेशन ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जो ब्लड सप्लाई है वो अच्छे से है, लेकिन ये इंडिकेट, एवी फिस्टुला नहीं इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ रेडियल पल्स, ये भी इंडिकेट करता है कि जो उसके पल्सेस है ये सब कुछ नॉर्मल रेंज में है, बट ये तीनों फैक्टर एवी फिस्टुला से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम तीनों को नेग्लेक्ट करेंगे। यहाँ एवी फिस्टुला का पूछा गया है तो थ्रिल ओवर द फिस्टुला। अगर आपने कभी पेशेंट देखा होगा तो क्या होता है, जो एवी फिस्टुला के ऊपर आप हाथ रखेंगे ना, तो जैसे पानी के पाइप से बहुत तेज पानी का प्रेशर आता है ना, इस तरीके का आपको फील होगा, जो कि वो थ्रिल होता है ओवर द फिस्टुला साइड। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ मेल क्लाइंट हैज़ अ टेनेटिव डायग्नोसिस ऑफ यूरेथ्राइटिस का डायग्नोसिस है। द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन। अब जो है यूरेथ्राइटिस का डायग्नोसिस है। यूरेथ्राइटिस में जनरली क्या होता है, पेशेंट को हीमेचूरिया होता है, पिनाइल डिस्चार्ज जो पेनिस है उससे जो है प्यूरुलेंट डिस्चार्ज से लेके वाटर, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज जनरली प्रेजेंट होता है यूरेथ्राइटिस के कंडीशन में, तो ये चीज़ होगा। हीमेचूरिया इसमें नहीं होता है जनरली, और जो है प्रोटीनयूरिया, प्रोटीन का यूरिन में आना यूरेथ्राइटिस की ये कंडीशन नहीं, किडनी वाली कंडीशन में होता है। देन हीमेचूरिया एंड अर्जेंसी, ये भी इसमें नहीं होता है। हीमेचूरिया भी जनरली क्या है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया, या जो ऊपर किडनी इंजरी है उस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। इसमें होता है डिसयूरिया और पिनाइल डिस्चार्ज जो है वो प्रेजेंट होगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद एपिडिडाइमाइटिस। एपिडिडाइमिस क्या होता है, वो वाला स्क्रोटम के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे जो स्पर्म है वो स्टोर रहते हैं, और फिर वास डिफरेंस के जरिए वो क्या है, पिनाइल रीजन में आते हैं। तो एपिडिडाइमिस एक तरीके से जो है स्पर्म का स्टोरेज सेंटर होता है। देन द नर्स एंटिसिपेट विच फाइंडिंग ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन। अगर एपिडिडाइमाइटिस होता है तो ऑलवेज जो है स्क्रोटल एडिमा और स्क्रोटल पेन प्रेजेंट होता है, और इसके साथ साथ फीवर, चिल्स, नोजिया, वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स भी आते हैं। स्क्रोटल एडिमा एंड स्क्रोटल पेन, इसके अलावा फीवर, नोजिया, वोमिटिंग भी प्रेजेंट होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसको पूरा कर रहा है। इन्फेक्शन है तो क्या है, फीवर भी होगा, और मैंने बताया स्क्रोटल एडिमा तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में भी फीवर है, लेकिन यहाँ स्क्रोटल एडिमा नहीं है तो इसको हटा देंगे। बाकी ऑप्शंस में फीवर नहीं है तो उनको हम हटाएंगे। यहाँ सी जो है करेक्ट आंसर होगा। Next, the nurse is collecting data from a client. Which symptom described by the client is an early symptom of benign prostate hyperplasia? BPH, ठीक है, benign prostate hyperplasia का early symptom पूछा गया है। जो शुरुआत में BPH में होता है वो होता है कि जो यूरिन है ना, वो उसकी जो स्ट्रीम है, कि यूरिन की जो स्ट्रीम है वो कैसी होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। धीरे धीरे ये स्टेज बढ़ती जाती है और ड्रिबलिंग तक आ जाता है कि जो है बहुत ही कम यूरिन जो है वो ड्रिबल कर रहा है। तो इनिशियल अर्ली पूछा गया है, अर्ली, ठीक है। तो सबसे पहले जो पेशेंट को शुरुआत होती है तो ये होता है कि फोर्स, जो स्ट्रीम ऑफ यूरिन है उसकी फोर्स डिक्रीज हो जाती है। नोक्चूरिया बाद में आता है, बहुत बाद में। स्क्रोटल एडिमा और कॉन्स्टिपेशन इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। नोक्चूरिया इज प्रेजेंट बट वो बहुत बाद में जाके आता है, ठीक है। उसके बाद ये अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, ये बहुत लास्ट के सिम्टम है। अर्ली सिम्टम पूछा गया है तो डिक्रीज्ड फोर्स इन द स्ट्रीम ऑफ यूरिन इज द करेक्ट आंसर। A client with chronic kidney disease returned to the nursing unit following a hemodialysis treatment. On assessment, the nurse notes that the client temperature is 38.5, 101.2 डिग्री फ़ारेनहाइट उसको बुखार है। विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? इसमें से कौन सा नर्सिंग एक्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा? ऑप्शन ए, एनकरेज फ्लूइड इनटेक। किडनी वाले पेशेंट को फ्लूइड इनटेक जो है वो एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं ज़्यादा। इनिशियल असेसमेंट की बात है तो वो क्या रहेगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना रहेगा, क्योंकि ये क्या है, फीवर किसी इन्फेक्शन को शो कर रहा है और पेशेंट को क्या है, अभी हीमोडायलिसिस हुआ है, तो वो फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है फर्दर ट्रीटमेंट रेजिमेंट के लिए। मॉनिटर साइन वाइटल कंटिन्यू करते रहना है, लेकिन बाद में, ठीक है, इनिशियल जो रहेगा फिजिशियन को इन्फॉर्म रहेगा। मॉनिटर द साइट ऑफ द शंट फॉर इन्फेक्शन, ये नहीं रहेगा इसमें। साइट मॉनिटर करने से कुछ नहीं हो रहा है, पहले देखना है कि इन्फेक्शन जो है पेशेंट को इन्फेक्शन के साइन आ रहे हैं तो उसको रिलीव कराना है, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर।
Next, the nurse is instructing a client with diabetes mellitus about peritoneal dialysis. The nurse tells the client that it is important to maintain the prescribed dwell time for the dialysis because the risk of complication पेशेंट है कि उसको क्या है, डायबिटीज मेलाइटिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस होना है, तो कौन सा प्रिस्क्राइब्ड ड्वेल टाइम जो है वो मेंटेन करना है, क्योंकि रिस्क है कौन सी कॉम्प्लिकेशन का। ड्वेल टाइम क्या होता है कि जब जो डायलिसेट होता है पेरिटोनियल डायलिसिस में, वो पेरिटोनियम में एब्डोमिनल पेरिटोनियम में डालने के बाद जो है लगभग छोड़ना होता है थोड़े टाइम के लिए, उसको बोलते हैं ड्वेल टाइम, और उसके बाद जो है उसको नीचे जो है निकालना शुरू करते हैं। तो ये ड्वेल टाइम जो डायलिसेट होता है उसमें ग्लूकोज कंटेंट थोड़ा हाई होता है, तो इसीलिए चांसेस होते हैं हाइपरग्लाइसीमिया के। इसीलिए अगर डायबिटीज़ वाला पेशेंट है तो उसमें जनरली जो है इंसुलिन वगैरह डाल के दे देते हैं ताकि हाइपरग्लाइसीमिया पेशेंट को इन बिटवीन द डायलिसिस ना हो, इसी कारण से, क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और सीरम ग्लूकोज लेवल जो बढ़ जाता है। पेरिटोनाइटिस होता है लेकिन ड्वेल टाइम की वजह से कॉम्प्लिकेशन पूछी गई है तो वो इसके कारण नहीं है। हाइपरफॉस्फेटेमिया इसमें नहीं होता, किडनी डिजीज़ में होता है। डिसइक्विलिब्रियम सिम्टम्स होता है जब हीमोडायलिसिस चल रहा होता है, ठीक है, ये हीमोडायलिसिस की कॉम्प्लिकेशन होती है डिसइक्विलिब्रियम सिम्टम। ये जनरली जो लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट शिफ्टिंग की वजह से ऐसा डिसइक्विलिब्रियम सिम्टम सिंड्रोम आता है, ये इसमें प्रेजेंट नहीं होता है पेरिटोनियल में। नेक्स्ट, A week after kidney transplantation, a client develops a temperature of इतना 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना दिन हुआ है, हफ्ता हुआ है किडनी ट्रांसप्लांटेशन को। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, देयर इज टेंडरनेस ओवर द ट्रांसप्लांटेड किडनी, दैट सीरम क्रिएटिनिन इज राइजिंग, यूरिन आउटपुट इज डिक्रीज्ड। सारे सिम्टम्स क्या शो कर रहे हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन शो कर रहे हैं, जो ये कंडीशन शो कर रहे हैं कि बॉडी जो है वो उसकी तरफ रिएक्ट कर रही है, ग्राफ्ट की तरफ, ठीक है, जो किडनी ट्रांसप्लांटेड है। द एक्सरे इंडिकेट्स दैट द ट्रांसप्लांटेड किडनी इज एनलार्ज, किडनी भी बढ़ी हुई इन साइज है। बेस्ड ऑन दिस असेसमेंट द नर्स एंटिसिपेट्स विच ट्रीटमेंट, नर्स कौन सा एंटिसिपेट करेगी कि क्या ट्रीटमेंट इसको दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए एंटीबायोटिक थेरेपी, ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। पेरिटोनियल डायलिसिस, अभी पेरिटोनियल डायलिसिस का टाइम ये नहीं है, ठीक है। रिमूवल ऑफ ट्रांसप्लांटेड किडनी, ये बाद की बात है, रिमूवल करना है नहीं करना है, वैसे नहीं करना है इस कंडीशन में। पहले क्या करते हैं, इसी किडनी को कोशिश करते हैं कि यही रुक जाए, तो उस कोशिश के लिए क्या करना है, इंक्रीज़ करना है इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी। रिजेक्शन का क्या मतलब है कि हमारी इम्यूनिटी कैसी हो गई है, हाइपर एक्टिव हो गई है, और हमारा इम्यून सिस्टम उसको ग्राफ्ट को क्या कह रहा है कि तू मेरी बॉडी का नहीं है, निकल जा। तो उसी कारण से क्या हो रहे हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, जिनको हमारी इम्यूनिटी को दबाने की ज़रूरत है, तो ये सिम्टम्स खुद रिलीव हो जाएंगे और बॉडी जो है वो किडनी को एक्सेप्ट कर लेगी। तो डी राइट आंसर रहेगा, इंक्रीज्ड इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी। Next, the client newly diagnosed with chronic kidney disease recently has begun hemodialysis. Hemodialysis हुआ है patient का। Knowing that the client is at risk for disequilibrium syndrome, the nurse should assess the client during dialysis for which of the associated manifestation. डिसइक्विलिब्रियम सिम्टम्स हैं, मैंने बताया डिसइक्विलिब्रियम सिम्टम का कि जब बहुत ज़्यादा सोल्यूट बॉडी से निकल जाता है तब ये डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम होता है। प्लस जो हमारा टॉक्सिक मटेरियल है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स दिखाने लग जाते हैं इसमें डिसइक्विलिब्रियम सिम्टम्स में। तो यहाँ पे होएगा हेडेक प्रेजेंट होगा, डिटेरियोरेटिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ट्विचिंग, बिकॉज ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके क्या है, सीएनएस सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहे हैं। डिसइक्विलिब्रियम सिम्टम्स में ऐसा होता है, तो डी राइट आंसर रहेगा। हाइपरटेंशन नहीं होता है, हाइपोटेंशन जनरली होता है, टैकीकार्डिया, ये सारे सिम्टम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। सीएनएस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट के सिम्टम्स ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड अ क्लाइंट हु हैज़ अंडरगोन कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन हुआ है, कंप्लेन कर रहा है नोजिया और सीवियर पेन की। जनरली देखा होगा आपने या पढ़ा होगा कि कैटरेक्ट के बाद कोई एज सच पेन आँख में नहीं होता है, ठीक है, लोग जो है नॉर्मल रूटीन की तरह अपना काम करते हैं, कोई पेन नहीं फील होता है। लेकिन यहाँ पे जो है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेन फील हो रहा है, तो इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा,
पेन का होने का कारण है कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर नॉर्मली कितना होता है 10 to 21 mmHg, लेकिन ये प्रेशर जो है इंक्रीज होना ये शो कर रहा है कि क्या हो रहा है, आईओपी बढ़ गया है, पेन वगैरह हो रहा है। तो अगर आईओपी बढ़ गया है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, मेजर्स लेने पड़ेंगे आईओपी को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। वरना जो है बढ़ा हुआ आईओपी ब्लाइंडनेस को रिजल्ट कर सकता है, इसीलिए जो है आईओपी बहुत ही मेजर क्राइटेरिया होता है टू मॉनिटर। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द नर्स इज डेवलपिंग अ टीचिंग प्लान फॉर अ क्लाइंट विद ग्लूकोमा। ग्लूकोमा है पेशेंट को, ठीक है। ग्लूकोमा में क्या होता है कि आईओपी जो है वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ग्लूकोमा में जो वो ड्रेन होना था वो ड्रेन नहीं हो पाता है क्लोज होने के कारण या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण। वो जब मैंने ग्लूकोमा समझाया था पीछे उस स्लाइड में अच्छे से समझाया था, तो अगर आपको उसके पूरी जानकारी चाहिए तो आप वो वाली स्लाइड देख सकते हैं क्वेश्चन वाली ग्लूकोमा की। तो यहाँ पे ग्लूकोमा में बेसिकली क्या रहता है कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण जो हमारी ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, जिसके कारण इन लोगों को क्या करना है। ऑप्शन ए, अवॉइड ओवर यूज ऑफ आई, decrease the amount of salt in the diet. C, eye medication will be administered for life. And D, decrease fluid intake to control the ocular pressure. इन पेशेंट्स को ये बताना है कि तुम्हें जो है पूरी उम्र जो है आई मेडिकेशंस डालनी होंगी। ये आई मेडिकेशंस किस लिए ज़रूरी हैं? आईओपी, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी हैं। अगर नहीं डालेंगे तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ सकता है और इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है बढ़ना ब्लाइंडनेस को रिजल्ट कर सकता है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। The nurse is performing an otoscopic examination on the client with mastoiditis. मेस्टोइड जो है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है मेस्टोइड प्रोसेस में, जो कि ईयर के बिहाइंड है। देन ऑन एग्जामिनेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विच फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व। जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को जो है ओटोस्कोप से एग्जामिन किया जा रहा है तो कौन सी फाइंडिंग इसमें प्रेजेंट होगी। ये जो है आपको याद करने की बात है कि ओटोस्कोपिक जो मेस्टोडाइटिस है उसमें जो है रेड डल थिक एंड इमोबाइल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जनरली वो कैसी होती है, जब साउंड वेव जाती है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में स्लाइटली क्या होता है, कंपन जैसा पैदा होता है। लेकिन यहाँ मेस्टोडाइटिस की वजह से जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो इमोबाइल और रेड डल एंड थिक इन कलर जो है वो दिखेगी। सो डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग द इनर ईयर, विच ऑफ द मोस्ट कॉमन क्लाइंट कंप्लेंट एसोसिएटेड विद डिसऑर्डर। इनर ईयर की बात हो रही है तो इनर ईयर की सबसे कॉमन चीज़ रहती है टिनिटस, ठीक है। तो टिनिटस अगर जो कंप्लेंट की बात हुई तो सबसे कॉमन कंप्लेंट जो है वो टिनिटस होती है। टिनिटस का मतलब है रिंगिंग सेंसेशन, जैसे घंटी बज रही है इस तरीके की सेंसेशन कान में सुनाई देगी। सो बी राइट आंसर होगा। A client arrives in the emergency department following an automobile crash. The client's forehead hit the steering wheel and the hypemia is diagnosed. The nurse should place the client in which condition? हाइफीमिया का मतलब है जो एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई है उसमें ब्लीड कर गया है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली अगर आई की बात करूँ इस तरीके से तो ये जो आगे का चैम्बर है ये एंटीरियर चैम्बर कहलाता है और ये पीछे जो होता है ये पोस्टीरियर चैम्बर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई में ब्लीड कर गया है जिसकी वजह से जिसको क्या बोलते हैं, हाइफीमिया बोलते हैं। तो नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट इन विच कंडीशन। ऐसे पेशेंट्स को क्या है, सेमी फाउलर कंडीशन में थोड़ा बेड ऊपर रखने की कोशिश करते हैं ताकि जो ब्लड है वो ग्रेविटी के कारण थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए, लेंस को और जो कॉर्नियल सरफेस है उसको ना पूरा घेरे, ठीक है। उसकी वजह से उसको क्या करते हैं कि सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं ताकि ग्रेविटी की पुल से वो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए, पूरी आँख का जो एंटीरियर सरफेस है उसको कवर ना करे। सो बी राइट आंसर रहेगा। The client sustains a contusion of eyeball following a traumatic injury with a blunt object. Which intervention should be initiated? Immediately की बात हो रही है। क्या है, कॉन्ट्यूजन हुआ है आईबॉल का, ट्रॉमेटिक इंजरी है। अगर कॉन्ट्यूजन हुआ है तो स्वेलिंग होने के चांसेस हो जाते हैं और स्वेलिंग होगी तो जो आई की नॉर्मल ब्लड सप्लाई है वो भी क्या हो सकती है, इंटरप्ट हो सकती है। तो इमीडिएट एक्शन रहता है आई सप्लाई करनी है अफेक्टेड आई पे ताकि क्या हो सके, स्वेलिंग रिड्यूस हो सके और जो ब्लड सप्लाई है
वेसो कंस्ट्रिक्शन हो सके, ब्लीडिंग रुक सके, स्वेलिंग रिडक्शन हो सके, ये कारण रहता है कि आइस अप्लाई करनी होती है अगर कंट्यूजन है तो, ठीक है। आइस अप्लाई करके फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, सो ए राइट आंसर होगा। Next, the nurse is caring for the client following enucleation and notes the presence of bright red drainage on the dressing. Which action should the nurse takes at the time? Enucleation का क्या मतलब है कि जो आई बॉल है और लेंस वगैरह उसको सारे को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, कुछ पार्ट पोस्टीरियर पार्ट छोड़ देते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो यहाँ पे इन्यूक्लिएशन हुआ है और जो ब्राइट रेड डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है, ब्राइट रेड ड्रेनेज हमेशा कहीं पे भी होती है तो वो क्या दिखाती है, एक्टिव ब्लीडिंग दिखाती है, और हमेशा क्या करना होता है ऐसे केस में, नोटिफाई करना है। ये यहाँ नहीं, कहीं पे भी अगर कोई सर्जरी हुई है, कुछ भी अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं और ब्राइट रेड ब्लीडिंग दिख रही है तो ब्राइट रेड ब्लीडिंग ऑलवेज शोज कि एक्टिव ब्लीड कर रहा है, और एक्टिव ब्लीड हमेशा मैनेज करनी होगी अर्ली, और मैनेज करने के लिए आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना होगा। सो सी राइट आंसर रहेगा। टोनोमेट्री इज परफॉर्म्ड ऑन द क्लाइंट विद सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ ग्लूकोमा। आईओपी जो है वो 23 है। व्हाट शुड द नर्स इनिशियल एक्शन? आईओपी 23 है तो क्या करना है? आईओपी जनरली कितना होता है, 10 से 21 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 23 आ रहा है इसका मतलब स्लाइटली एलिवेटेड है, तो इनिशियल एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए, अप्लाई नॉर्मल सलाइन ड्रॉप, बी, नोट द टाइम ऑफ द डे द टेस्ट वाज डन, सी, कॉन्टेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एंड डी, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू स्लीप विद द हेड ऑफ द फ्लैट बेड। अब यहाँ पे ये करना है, नोट करना है टाइम ऑफ द डे, क्योंकि मॉर्निंग की अगर बात करें, अर्ली मॉर्निंग में जो आईओपी है स्लाइटली हाई रहता है, और ये आफ्टरनून या इवनिंग में अगर टेस्ट किया गया होगा तो ये जो है स्लाइटली लोअर साइड पे रहता है, मतलब नॉर्मल वाले साइड पे रहता है। तो यहाँ पे हाई आ रहा है तो हो सकता है मॉर्निंग टाइम में टेस्ट किया गया हो, जो कि एक नॉर्मल फाइंडिंग होगी, ठीक है। और अगर ये टेस्ट इवनिंग टाइम की तरफ गया है तो ये बढ़ा हुआ है, तब हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। पहले जो है टाइम नोट करना है कि टेस्ट कब परफॉर्म किया गया है, तो बी राइट आंसर होगा। अगर इसी क्वेश्चन में जो है टाइम मेंशन कर देते इवनिंग में किया गया है, तब ये बढ़ा हुआ कहलाता, और तब जो ऑप्शन होता वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना होता। लेकिन अभी जैसे कि जो है टाइम मेंशन नहीं है, तो पहले टाइम को देखना है, क्योंकि मॉर्निंग में क्या है आपको ये पता होना चाहिए, मॉर्निंग में आईओपी बढ़ा हुआ होता है और इवनिंग में जो है स्लाइटली लोअर साइड पे होता है। तो जो है इसीलिए टाइम जो है ज़रूरी है इस टेस्ट का। Next, the nurse notes that the health care provider has documented a diagnosis of presbyacus on the client's chart. Then, based on this information, which action should the nurse take? प्रेस्बाइस्कस का क्या मतलब होता है? हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाती है विद एज, जो नॉर्मल हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है, जो हमारी हियरिंग मसल्स हैं उनकी वीकनेस की वजह से, जो बुढ़े लोगों को होता है ना, ऊंचा सुनने लग जाते हैं, तो वो बोलते हैं प्रेस्बाइस्कस की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एज के इफेक्ट के कारण जो हमारी हियरिंग मसल्स हैं वो वीकन हो गई हैं, जिसकी वजह से थोड़ा स्लाइट हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन पे नर्स क्या एक्शन टेक करेगी? ऑप्शन ए, स्पीक लाउडली बट मम्बल और स्लर द वर्ड, कि तेज बोलना है लेकिन मम्बल करना है, ठीक है। एस तेज नहीं बोलते हैं, लाउडली नहीं बोलते हैं, ठीक है, चिल्लाना नहीं है इन पेशेंट्स के आगे, नॉर्मल टोन पे बात करते हैं, और स्लोली एंड क्लियरली बात करते हैं। स्लोली बात करने से कई बार क्या होता है, लिपसिंग पढ़ के पेशेंट जान जाता है कि क्या कहना चाहते हैं, और नॉर्मल टोन पे बात करना है, क्योंकि जो इनके बहुत तेज़ चिल्लाने से ये इरिटेशन होती है, और ये वो जो है इरिटेशन वाली स्टेट होती है, और जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो वाला काम नहीं होता। तो टोन जो है वो नॉर्मल रखनी है, पिच जो है स्लो और क्लियर रखनी है, तो सी राइट आंसर रहेगा। Next, a client with Meniere's disease is experiencing severe vertigo. Which instruction should the nurse give to the client in controlling the vertigo? Meniere's disease है, Meniere's disease कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है? हमारे इनर ईयर को अफेक्ट करती है, जहाँ पे इनर ईयर में हमारा क्या हो जाता है, फ्लूइड इम्बैलेंस प्रेजेंट हो जाता है। तो उसके वजह से पेशेंट को सीवियर वर्टाइगो और जो है नोजिया, वोमिटिंग, ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो क्या जो पेशेंट को सलाह देनी है? ऑप्शन ए, इंक्रीज सोडियम इन द डाइट, बी, अवॉइड सडन हेड मूवमेंट, सी, लाई स्टिल एंड वॉच टीवी, देन डी, इंक्रीज फ्लूइड एंड इनटेक। इन पेशेंट्स को जो है फ्लूइड भी रेस्ट्रिक्शन रहती है और प्लस सॉल्ट भी रेस्ट्रिक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आप अवॉइड करेंगे।
स्टिल जो है सीधा लेटने से और टीवी देखने से भी जो है और ज़्यादा कंडीशन ठीक तो नहीं होगी, ठीक है। तो क्या सलाह देनी है कि हेड मूवमेंट्स को क्या करना है, अवॉइड करना। अगर जल्दी जल्दी आप हेड मूवमेंट करेंगे ना तो वर्टाइगो और ज़्यादा बढ़ेगा। नॉर्मली भी क्या है, जब चक्कर आ रहे होते हैं तो हेड मूव नहीं करते हैं, हेड मूवमेंट से जो है चक्कर और ज़्यादा सीवियर होते हैं, वर्टाइगो और ज़्यादा बढ़ता है। तो बी राइट आंसर रहेगा। Next, the nurse is preparing to test the visual acuity of the client using a Snellen chart. Which identify the accurate procedure for visual acuity? स्नेलन चार्ट आप सबने देखा होगा कि जब आई टेस्ट कराने जाते हो पढ़वाते हैं ना कि एक आंख बंद करके वो पढ़ो, एक आंख बंद करके वो पढ़ो। तो इसमें से कौन सा करेक्ट प्रोसीजर है? ऑप्शन ए, द राइट आई इज टेस्टेड फॉलोड बाय लेफ्ट आई एंड देन बोथ आईज आर टेस्टेड। बी, both eyes are assessed together followed by an assessment. Then C, the client is asked to stand at a distance of 40 feet then from the chart and to read the largest line. Then D, the client is asked to stand at the distance of 40 feet and to read the line that can be read 200 feet away. अब आपको पता होगा है ना, नॉर्मल विजन क्या होता है, 20/20 होता है। 20/20 का मतलब है कि ये पर्सन भी उतने 20 फीट के डिस्टेंस से वो पढ़ पा रहा है जो कि एक नॉर्मल विजन वाला पर्सन 20 फीट के डिस्टेंस से पढ़ पाता। अगर आई के जो है 20/40 दे रखा होता, 20/40 दे रखा होता तो इसका मतलब है कि ये पर्सन जो है 20 फीट से वो चीज़ पढ़ पा रहा है जो कि एक नॉर्मल पर्सन 40 फीट से पढ़ पाता, ठीक है। ये मतलब होता है इसका। तो यहाँ पे जो पेशेंट को हम खड़ा करते हैं वो क्या होता है, 20 फीट के डिस्टेंस पे खड़ा करते हैं, ठीक है। तो ये 40 फीट वाले ऑप्शन हम नेगलेक्ट करेंगे। आपने कभी आई टेस्ट कराई होगी तो वो एकदम से नहीं कहते कि पूरा पढ़ो, वो क्या कहते हैं, एक आंख बंद करो पढ़ो, दूसरी आंख बंद करो पढ़ो, फिर दोनों आंख खुलवाते हैं। तो वही ऑप्शन जो है सही है कि पहले एक आई टेस्ट करते हैं, फिर दूसरी आई और फिर दोनों आई टेस्ट करते हैं। तो ए राइट आंसर रहेगा। Next, the nurse prepare a client for ear irrigation as prescribed by the healthcare provider. Which action should the nurse take when performing the procedure? अब ईयर इरिगेशन अगर कर रहे हैं, ईयर इरिगेशन करने से पहले हमेशा चेक करना है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट है या नहीं है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में अगर छेद है या कुछ है और ईयर इरिगेशन कर दिया तो पूरा फ्लूइड क्या है, मिडल ईयर में जाके जो है ओटाइटिस मीडिया कॉज कर सकता है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शियस भी इन नेचर हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट है ताकि फ्लूइड जो है वो एक्सटर्नल ईयर में ही पहुंच जाए, वो अंदर की तरफ ना जाए, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ही वो प्लेस है जो कि हमारे एक्सटर्नल और मिडल ईयर को क्या कर रहा है, डिवाइड करता है, ठीक है, बीच में प्रेजेंट होता है। तो एक चीज़ तो ये हो गई, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट करनी है। दूसरी चीज़ क्या करते हैं, वार्म करके डालते हैं। अगर वार्म नहीं डालते तो एकदम से सीवियर पेन जो है या फिर पेशेंट को इरिटेशन, ये चीज़ें प्रेजेंट हो सकती है। तो थोड़ा जो है उसको रूम टेम्परेचर पर ला के थोड़ा सा वार्म करके जो है इरिगेटिंग सॉल्यूशन कान में डाला जाता है। पोजीशन ऑन द अफेक्टेड साइड, अप अफेक्टेड साइड जो है नीचे की तरफ किया जाता है ताकि ड्रेन हो सके। डायरेक्ट अ स्लो स्टडी स्ट्रीम टुवर्ड्स द ईयरडम, जो है थोड़ा लोअर साइड की तरफ से स्ट्रीम को डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। असिस्ट द क्लाइंट टू टर्न हिज और हर हेड सो दैट द ईयर कैन बी इरिगेटेड। हेड जो है स्टिल रखने के लिए बोलते हैं जब ईयर इरिगेशन चल रहा होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ए ऑप्शन रहेगा। और उससे भी पहले अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को चेक करने का ऑप्शन दिया होता तो वो होता, ठीक है, कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को तो हमेशा चेक करना है इरिगेशन से पहले कि कोई छेद वेद तो नहीं है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, फ्लूइड जो है मिडल ईयर तक तो नहीं चला जाएगा, तो ये चीज़ देखनी है। नेक्स्ट, द नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट हु विल बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रिंग आई ड्रॉप। जो एक पेशेंट है जो अपने आप आई ड्रॉप डाल रहा है, टू मिनिमाइज द सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ द आई ड्रॉप्स द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक विच एक्शन। अब पेशेंट को जो है एब्जॉर्प्शन, ताकि आई में एब्जॉर्प्शन बढ़े, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ना हो, उस चीज़ के लिए क्या सलाह देगी। ऑप्शन है, ईट बिफोर इंस्टिलिंग द ड्रॉप, then swallow several time after instilling the drop, then blink vigorously to encourage tearing, then de-occlude the nasolacrimal duct। इन तीनों चीज़ों का जो है आई
आई जो ड्रॉप है उससे कोई रिलेशन नहीं है डालने का, यहाँ पे बोलते हैं ओक्लूड करने के लिए। आपने भी देखा होगा या आप लोग भी करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन करते हैं ऐसे ही, जब अगर अपने आप आँख में ड्रॉप डाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, जो कि जब हमारे आंसू आते हैं, हम रोते हैं, तो क्या होता है, वो पूरा नाक से निकलता है ना, तो वो है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, जो कि आँख की पूरी सिक्रीशन यहाँ पे नाक में ले आती है। तो उस डक्ट को यहाँ पे रोक के रखना है, ताकि जो आई डाली है वो आई में ही क्या हो जाए, अच्छे से घूम जाए और एब्जॉर्प्शन, आई में एब्जॉर्प्शन हो जाए, दूसरे सिस्टम की तरफ वो ना जाए। ठीक है, तो ये नेज़ोलैक्रिमल डक्ट को थोड़ी देर बंद करने के लिए बोलते हैं, ताकि आई ड्रॉप जो है वो आँख में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। सो डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द क्लाइंट वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल टू रूल आउट, GI ब्लेड रूल आउट करने के लिए हुआ है। द क्लाइंट हैड ब्रॉट सेवरल बॉटल ऑफ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंट स्पेशलिस्ट। ड्यूरिंग द एडमिशन असेसमेंट द क्लाइंट सेज दैट आई हैव बीन हियरिंग सम roaring sound in my ear, especially when I am alone. Which medication would the nurse identify as the cause of client complaint? GI ब्लीड कर रहा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि ईयर में भी जो है वो अफेक्ट हुआ है, तो कौन सी मेडिकेशन इसमें से ये करती है? ये दोनों सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जो कि हमारी एस्पिरिन है। ये हमारे ब्लड थिनिंग मेडिकेशन भी होती है, तो जिसकी वजह से GI ब्लीड भी ये कॉज कर सकती है। और उसके अलावा जो है ये हमारे जो है इनर ईयर को भी इफ़ेक्ट करती है, और जो है टिनिटस रोरिंग साउंड जो है ये प्रोड्यूस कर सकती है। सो सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट विद इंक्रीज्ड ICP। द नर्स वुड नोट विच ट्रेंड इन वाइटल साइन इफ द ICP इज राइजिंग। अगर ICP बढ़ रहा है तो क्या जो है वो साइन प्रेजेंट होंगे। हमेशा याद रखिए, जब ICP बढ़ता है तो टेम्परेचर हाई होता है और जो है पल्स रेट लो होती है। ये दो चीज़ याद रखना, टेम्परेचर हाई एंड पल्स रेट लो। अब देखिए कौन सा टेम्परेचर कौन सा चीज़ है इसमें, डिक्रीजिंग टेम्परेचर वाले दोनों ऑप्शन हटा दीजिए। अब इंक्रीजिंग वाले को देखिए, और यहाँ इंक्रीजिंग पल्स है, ये भी ऑप्शन हट जाएगा। तो हमेशा क्या है, ब्रेडिकार्डिया प्रेजेंट होता है, ब्रेडिपनिया और हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिपनिया और हाइपरथर्मिया, ये सारी चीज़ें जो हैं इंक्रीज ICP के साइन होते हैं। हमेशा दो ही चीज़ें आप अच्छे से याद कर लेना, रेस्पिरेशन कम होता है, ब्रेडिपनिया होता है, और या फिर ब्रेडिकार्डिया याद कर लीजिएगा कि ब्रेडिकार्डिया होता है और टेम्परेचर बढ़ता है। तो बी राइट आंसर होगा। Next, a client recovering from a health injury is participating in care. The nurse determines that the client understands measures to prevent elevation in intracranial pressure if the nurse observes the client doing which activity. एक पेशेंट है जिसको अभी जो है हेड इंजरी से रिकवर हो रहा है, तो अगर वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है कि जिसको देख के नर्स को लगेगा कि उसको समझ में आ गया है कि कौन सी एक्टिविटी से जो है ICP बढ़ता है, मतलब वो कौन सी एक्टिविटी सही कर रहा है यहाँ पे। अब जनरली ICP किससे बढ़ता है, जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, जब हमारा इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ता है। इंट्राथोरेसिक प्रेशर हमारे ICP को बढ़ा देता है। तो ऐसी एक्सरसाइज जो कि इंट्राथोरेसिक प्रेशर को नहीं बढ़ा रही हैं, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगी। ये देखिए, ब्लोइंग द नोज, जब नोज़ को ब्लो कर रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा थोरेसिक प्रेशर बढ़ रहा है हमारा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ICP बढ़ने के चांस है, ये भी हटाएंगे। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी हम क्या कर रहे हैं, जनरली क्लोज्ड ग्लोटिस के अगेंस्ट प्रेशर कर रहे हैं, सिमिलरली कफिंग के टाइम पे भी, तो ये ऑप्शन भी हटाएंगे। एक्सहेलिंग ड्यूरिंग रिपोजिशनिंग का मतलब है कि हमारा ग्लोटिस खुला हुआ है, हमारा इंट्राथोरेसिक प्रेशर रिलीज हो रहा है, तो जिसकी वजह से ICP के बढ़ने के चांसेस नहीं हैं। तो ये करेक्ट आंसर रहेगा कि जब रिपोजिशन कर रहे हैं पेशेंट को, तो पेशेंट एक्सहेल कर रहा है, धीरे धीरे जो है एक्सहेल कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है, ICP बढ़ने के चांसेस नहीं होते। नेक्स्ट, द क्लाइंट हैज़ क्लियर फ्लूइड लीकिंग फ्रॉम द नोज फॉलोइंग ए बेसिलर स्कल फ्रैक्चर हुआ है, क्लियर फ्लूइड नाक से आ रहा है। विच फाइंडिंग वुड अलर्ट द नर्स दैट CSF इज प्रेजेंट। CSF जो है बेसिलर स्कल फ्रैक्चर में जो है
ये साइन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। जो फ्लूइड है वो कंसेंट्रिक रिंग्स में सेपरेट होगा और ग्लूकोज के लिए पॉजिटिव होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलो साइन बोलते हैं। और जो ये रिंग्स होती हैं ये येलोइश टू येलोइश कलर की जो है, हल्की सी इस तरीके के कंसेंट्रिक रिंग पेशेंट की चद्दर पे आपको प्रेजेंट दिखेंगी। तो ये साइन होता है कि CSF लीकेज प्रेजेंट है फॉलोइंग अ बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। सो डी राइट आंसर रहेगा। Next, the nurse is teaching a client with Myasthenia gravis about the prevention of myasthenic and cholinergic crisis. Which client activity suggests the teaching is most effective? मिस्थेनिया ग्रेविस से पेशेंट को मस्कुलर वीकनेस है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है ड्यू टू ऑटो इम्यून रिएक्शन। तो जिसकी वजह से जो है पेशेंट को कौन सी टीचिंग सजेस्ट करनी है। पेशेंट को क्या बोलते हैं, ईट लार्ज एंड वेल बैलेंस्ड मील। लार्ज मील्स लेने के लिए नहीं बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने के लिए बोलते हैं। और डूइंग मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, इनको कोई सीवियर एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनमें मस्कुलर वीकनेस प्रेजेंट होती है। डूइंग ऑल कोर्स अर्ली इन द डे वाइल लेस फैटिग, ऐसा नहीं, इनको बोलते हैं काम करो रेस्ट करो, काम करो रेस्ट करो, ताकि बीच बीच में मसल को स्ट्रेंथ गेन करने की जो है टाइम मिल जाए। मेडिकेशन इनको कभी छोड़ने के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि मेडिकेशन ही क्या कर रही है, जो कोलिनेस्टरेज एसिटाइल कोलिन ब्रेक हो रहा है उसकी ब्रेकेज को प्रिवेंट कर रही है, जिसकी वजह से मसल की स्ट्रेंथ जो है वो मिल रही है। तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द नर्स हैज़ बिन गिवन सजेशन टू द क्लाइंट विथ ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है पेशेंट को। ट्राइजेमिनल नर्व कौन सी होती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है, जिसकी कोई इंजरी वगैरह होने से पेशेंट को पेन है। To minimize the episode of the pain, the nurse determined that the client need further teaching if the client makes which statement, कि क्लाइंट को जो है फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है, मतलब वो गलत कौन सी स्टेटमेंट बोल रहा है। ऑप्शन ए, आई विल वॉश माई फेस विथ कॉटन पैड्स, ये सही बात है, कॉटन पैड्स से जो है वॉश करना है। डायरेक्ट पानी का प्रेशर मारेंगे तो क्या होगा, ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो इरिटेट होगी और पेन के एपिसोड्स बढ़ेंगे, तो ये ठीक बात है। आई विल हैव टू स्टार्ट चूइंग ऑन माई अनअफेक्टेड साइड, यही बोलते हैं पेशेंट को कि जोन सी साइड अफेक्टेड है वहाँ से चू नहीं करना, चबाना नहीं है, कारण वही कि नर्व को नहीं इरिटेट करना है। आई शुड रिंस माई माउथ इफ ब्रशिंग इज़ पेनफुल, ये भी बात ठीक है, रिंस करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ब्रश से क्या है वो हार्ड होती है और जो है प्रेशर फील होने से ज़्यादा पेन हो सकता है। डी, आई विल ट्राई टू ईट माई फूड आइदर वेरी वार्म और वेरी कोल्ड, ये गलत स्टेटमेंट है। ना कभी इन पेशेंट्स को ज़्यादा गर्म खाना देते हैं, ना ज़्यादा ठंडा खाना देते हैं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो इरिटेट होती है और सीवियर पेनफुल एपिसोड्स होते हैं। सो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद गुलियन-बेरे सिंड्रोम, which past medical history finding make the client most at the risk for disease? गुलियन-बेरे सिंड्रोम है जो एक जेनेटिक डिजीज़ है, जहाँ पे जो मस्कुलर पैरालिसिस स्टार्ट होने लग जाता है, और ये जो असेंडिंग इन नेचर होता है, ठीक है। असेंडिंग का मतलब है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज से शुरू होगा और धीरे धीरे ऊपर वाले रेस्पिरेटरी मसल्स तक जो है वो आ जाता है, और सारी बॉडी की मसल्स में जो है वो पैरालिसिस वाले सिम्टम्स आ जाते हैं, वीकनेस वाले सिम्टम्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा जो है पेशेंट ज़्यादा रिस्क पे होगा, और ये हमेशा गुलियन-बेरे सिंड्रोम में हमेशा गांठ बांध लीजिए, गुलियन-बेरे सिंड्रोम है तो हमेशा जो पेशेंट से रेस्पिरेटरी और जीआई इन्फेक्शन की हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि इन पेशेंट्स को प्रीवियसली जो है प्रीवियस 2 या 3 महीने में ज़रूर ये हिस्ट्री प्रेजेंट होती है रेस्पिरेटरी और जीआई इन्फेक्शन की फॉलोड, जिसके वो फॉलो करता है गुलियन-बेरे सिंड्रोम। सो डी करेक्ट आंसर रहेगा, रेस्पिरेटरी और जीआई इन्फेक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ, डी। Next, a client has a neurological deficit involving the limbic system. On assessment, which finding is specific to this defect? न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ने क्या है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट लिम्बिक सिस्टम को इन्वॉल्व किया है। लिम्बिक सिस्टम ऑलवेज डील्स विद इमोशंस, ठीक है, इमोशंस अफेक्ट वगैरह के साथ डील करता है। तो अफेक्ट वाला कौन सा ऑप्शन है उसको टिक कर दीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है, जो कि अफेक्ट फ्लैट होता है, इमोशनल लेबाइलिटी होती है। तो ये सिस्टम मेनली इमोशंस के साथ डील करता है, हमारे फ्लैट जो है अफेक्ट के साथ डील करता है। अगर डिसओरिएंटेशन है तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है,
सेरिब्रल हेमिस्फीयर में अगर इंजरी है तो डिसोरिएंटेशन होता है। अगर जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, रिकॉल नहीं कर पाता है, तो हिप्पोकैम्पस जो है वो इन्वॉल्व होता है। और अगर डेमोन्स्ट्रेट वो सिंपली प्लस माइनस नहीं कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, ये जनरली क्या होता है, फ्रंटल लॉब की इन्वॉल्वमेंट के कारण से होता है। तो यहाँ पे जो है लिम्बिक सिस्टम इमोशंस के साथ डील करता है, बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द नर्स इज इवेल्युएटिंग द स्टेटस ऑफ क्लाइंट हु हैड क्रेनियोटमी 3 days ago. Which assessment finding would indicate that the client is developing meningitis? meningitis के अभी यहाँ साइन देख लीजिए, नकल रिजिडिटी प्रेजेंट होती है तो ये ऑप्शन हटाएंगे। नेगेटिव कर्निंग साइन भी पॉजिटिव होता है, ब्रिडिंस्की साइन भी पॉजिटिव होता है, तो ये ऑप्शन रहेगा पॉजिटिव ब्रिडिंस्की साइन। ग्लास्कोकोमस कॉइल मेनिंजाइटिस नहीं बताता है, तो सी राइट आंसर रहेगा। Next, the nurse is admitting a client with GBS to the nursing unit. The patient has ascending paralysis to the level of waist. Knowing the complication of the disorder, the nurse should bring which of the most essential items to the client room? अब पेशेंट को जो है असेंडिंग पैरालिसिस है, मैंने बताया कि नीचे वाले जो एक्सट्रीमिटी से होते होते जो है ऊपर की तरफ आता है, और ये जब हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स को इन्वॉल्व कर लेता है तब पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है, इंट्यूबेट करना पड़ता है। अभी जो है पेशेंट को लेवल कहाँ तक आ गया है, वेस्ट लेवल तक आ गया है, तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन अब होगी, वेस्ट लेवल इंक्लूड हो गया तो मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बारी है, तो ये डी रहेगा कि इंट्यूबेशन ट्रे रेडी रखनी है, क्योंकि किसी भी टाइम पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ सकता है, वेंटिलेटर पे रखना पड़ सकता है, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द क्लाइंट विद ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया टेल द नर्स दैट एसिटामिनोफेन इज टेकन डेली फॉर द रिलीफ ऑफ जनरलाइज्ड डिस्कम्फर्ट। विच लेबोरेटरी वैल्यू विड इंडिकेट द टॉक्सिसिटी? एसिटामिनोफेन क्या है, पीसीएम है, और इससे क्या होता है, लिवर टॉक्सिसिटी इन्वॉल्व होती है, तो लिवर वाला ऑप्शन देखिए। सोडियम 140 ये नॉर्मल रेंज है, प्लेटलेट भी नॉर्मल रेंज में है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम 11 to 13 सेकेंड जनरली रहता है, तो ये भी नॉर्मल रेंज में है। बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, जो कि कितना 0.1 से 0.3 mg/dl होना था डायरेक्ट बिलीरुबिन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, लिवर टॉक्सिसिटी को इंडिकेट कर रहा है, सो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द क्लाइंट इज टेकिंग द प्रेस्क्राइब्ड डोज ऑफ फिनेटोइन टू कंट्रोल सीजर्स। द रिजल्ट ऑफ फिनेटोइन स्टडी लेवल रिवील्स कि उसके रिजल्ट में क्या है, 35 mcg/ml आ रखा है। विच फाइंडिंग वुड बी एक्सपेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लेबोरेटरी टेस्ट? अगर जो है लेबोरेटरी टेस्ट जनरली हमारा बिलो 20 होता, ठीक है, बिलो 20 रहता है तो जो है ये नॉर्मल रहता है। 20 से अबव जो है वो सिम्टम्स प्रेजेंट होने लग जाते हैं, रेस्टलेसनेस और जो है पाल्पिटेशंस, ये सिम्टम्स प्रेजेंट हो जाने लग जाते हैं अबव 20। और अगर ये अबव 30 होता है तब प्रेजेंट होते हैं, हमेशा अबव 30 प्रेजेंट होते हैं अटैक्सिया, स्लर्ड स्पीच, ये सारी चीज़ें अबव 30 प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ अबव 30 के सिम्टम्स हैं ये स्लर्ड स्पीच, क्योंकि ये 35 लेवल है। अगर ये 20-25 होता तो ये सिम्टम्स कौन से होते, मैंने बताया आपको, रेस्टलेसनेस है, पाल्पिटेशन है, ये सिम्टम्स प्रेजेंट होते। लेकिन अबव 30 के सिम्टम्स जो है वो CNS इन्वॉल्वमेंट होने लग जाती है, अटैक्सिया, स्लर्ड स्पीच, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सी राइट आंसर। नेक्स्ट, the nurse is caring for the client in emergency department who has been diagnosed with Bell's palsy है। The client has been taking acetaminophen और acetaminophen की overdose हो गई है। acetaminophen का एंटीडोट क्या है? acetaminophen का एंटीडोट होता है N-acetylcysteine, ठीक है। PCM पैरासीटामोल जिसको बोलते हैं उसका एंटीडोट है N-acetylcysteine। पैरासीटामोल का जो केमिकल नेम है वो है acetaminophen, ठीक है। ये दोनों जो हैं एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग होते हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दिया जाता है, ओरानोफिन। यहाँ पे N-acetylcysteine इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द नर्स इज कंडक्टिंग द हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? वीकनेस है बोन्स की, जो है पोरोसिटी है, जो बोन है वो खोखली हो गई है कैल्शियम की कमी से। कौन से क्लाइंट इसमें रिस्क में होते हैं?
सबसे पहले वुमेन रिस्क पे होती है। वुमेन भी कौन सी, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन रिस्क पे होती हैं, क्योंकि जो हमारा एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन क्या करता है, बोन डेंसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और पोस्ट मेनोपॉजल क्या है, एस्ट्रोजन का लेवल कम होने से बोन्स कैसी हो गई हैं, पोरस इन नेचर हो गई हैं। तो यहाँ पे देखिए 25 ईयर वुमेन ये नहीं होगी, क्योंकि ये मेंस्ट्रुएटिंग भी है और फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व है। 36 ईयर ओल्ड मैन को हटा दीजिए आप, फीमेल्स आर मोस्ट अफेक्टेड। 70 ईयर ओल्ड मैन हु कंज्यूम अल्कोहल एंड सेडेंटरी 65 ईयर ओल्ड वुमेन। तो यहाँ पे वुमेन वाला ऑप्शन चूज कर लिया जी। प्लस एक और एडिशनल वो है कि सिगरेट स्मोकिंग है, तो ये भी क्या करती है, ऑस्टियोपोरोसिस को लीड करती है। सो डी राइट आंसर होगा। Next, the nurse is evaluating a client in skeletal traction. While evaluating the pin side, the nurse would be concerned with which finding? स्केलेटल ट्रैक्शन है, पिंस लगी हुई हैं जिनको स्टेनमैन पिंस बोलते हैं, तो कौन सी चीज़ जो है कंसर्न करेगी? ऑप्शन ए रेडनेस अराउंड द पिन साइड, बी पेन ऑन पाल्पेशन एट पिन साइड, सी थिक येलो ड्रेनेज एंड डी क्लियर वाटर ड्रेनेज। यहाँ थिक येलो ड्रेनेज गलत है, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, पस शो कर रहा है। पस का मतलब क्या है, कोई इन्फेक्शन कॉज हो गया है, तो ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। स्लाइट रेडनेस हो सकती है, पेन भी जब हम पाल्पेट करते हैं ऑब्वियसली पेन फील होगा। थोड़ा बहुत क्लियर वाटरी डिस्चार्ज जो है वो प्रेजेंट हो सकता है पिन साइड से, लेकिन जो है थिक येलो डिस्चार्ज पस को इंडिकेट कर रहा है एंड पस इज़ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन, तो ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, सी। नेक्स्ट, द नर्स इज असेसिंग द कास्टेड एक्सट्रीमिटी ऑफ द क्लाइंट, विच साइन इज इंडिकेटिव ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की बात हो रही है। ऑप्शन है डिपेंडेंट अडीमा, अडीमा इन्फेक्शन का साइन नहीं है, ये कोई फ्लूइड का ओवरलोड का साइन है, कि या फिर जो है कि रुक गया है वहाँ पे, विनस फ्लो नहीं हो रहा है, उसका साइन है ये। डिमिनिश्ड डिस्टल पल्स, ये भी इन्फेक्शन का साइन नहीं है। देन कूलनेस एंड पेलर ऑफ द एक्सट्रीमिटी, ये साइन है कि ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है, इन्फेक्शन का साइन नहीं है। हॉट स्पॉट ऑन द कास्ट, दिस इज द साइन ऑफ इन्फेक्शन, कि कहीं कहीं कास्ट पे जो है जहाँ इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट होगा वहाँ पे बहुत ही हॉटनेस जो है वो फील होगी, हॉट टू टच होगा, तो सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द क्लाइंट इज नर्स इज एडमिटिंग अ क्लाइंट विद मल्टीपल ट्रॉमा। जो है क्लाइंट की लेग फ्रैक्चर हुई है, प्लास्टर कास्ट चढ़ाया गया है, कौन सी पोजीशन बेस्ट रहेगी? जब प्लास्टर कास्ट चढ़ाते हैं तो शुरू के कुछ टाइम तक जो थोड़ा सा एलिवेटेड रखते हैं, ताकि जो वीनस स्ट्रेसेस है वो ना हो, रुके ना, और वीनस रिटर्न जो है वो अच्छे से मेंटेन हो। तो यहाँ पे एलिवेटेड ऑन द पिलो फॉर 24 to 48 आवर्स, उसके बाद जो है उसको फ्लैट रख सकते हैं, लेकिन शुरू में उसको एलिवेटेड रखना होगा, डी। नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट बीइंग ट्रीटेड फॉर फैट एम्बोलस के लिए ट्रीट कर रहे हैं, कौन सा डाटा जो है इवेल्युएट द मोस्ट फेवरेबल इंडिकेशन ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ फैट एम्बोलस, कि फैट एम्बोलस क्या हो गया, रिजोल्व हो गया है। ऑप्शन ए क्लियर मेंटेशन, मतलब जो हमारे मेंटल स्टेटस है वो क्लियर है पेशेंट का। देन मिनिमल डिस्निया, डिस्निया प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, यूपनिया होना चाहिए, नॉर्मल ब्रीदिंग होनी चाहिए। ऑक्सीजन सेचुरेशन 85, ये जो है 90 to 100 तो होना ही चाहिए अगर हम कह रहे हैं कि इम्प्रूव कर रहा है। देन आर्टेरियल ब्लड गैस लेवल ऑफ ऑक्सीजन लेवल जो है वो 78 नहीं होना चाहिए, वो भी इम्प्रूव होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, क्लियर मेंटेशन, कि जो मेंटल डिसोरिएंटेशन वाले सिम्टम्स आ रहे थे वो क्या हो रहे हैं, वो सिम्टम्स सबसाइड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि फैट एम्बोलस रिजोल्व होने वाली कंडीशन में है। Next, a client is complaining of low back pain that radiates down the posterior thigh. The nurse should ask the client if the pain is worsened on aggravated by which factor. अगर लो बैक पेन है वो रेडिएट कर रहा है तो कौन से फैक्टर से पेन जो है वर्सन हो रहा है? बेड रेस्ट से तो वर्सन नहीं होता है। अगर पेन बेंडिंग और लिफ्टिंग से वर्सन हो रहा है, इसका मतलब शियाटिका नर्व को जो है वो डैमेज, शियाटिका नर्व को कंप्रेस कर रहा है, तो ये फैक्टर जो है हमें असेस करना होगा, सी। Next, allopurinol is prescribed for the client and nurse provides medication instruction. Which instruction should the nurse provide? Option A, drink itna ml of fluid. Then B, take the medication empty stomach. C, the effect of medication will occur immediately. D, any swelling of the lips is a नॉर्मल एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स। स्वेलिंग जो है नॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं है, ये क्या शो कर रहा है, एलर्जिक रिएक्शन शो कर रहा है। इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन इमीडिएटली नहीं आएगा, टाइम लगता है इफेक्ट आने में। टेक द मेडिकेशन एम्प्टी स्टमक नहीं लेना होता, विद फूड जो है इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है।
एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं एलोप्योरिनॉल के साथ, और एम्पल जो है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो है डिज़ोल्व हो जाएं, और जो है एक हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट लेवल बैलेंस रहे, इसीलिए जो है वाटर इनटेक को जो है इंक्रीज करने की सलाह देते हैं। ए Then colchicine is prescribed for a client with a diagnosis of gout. The nurse reviews the client record knowing that the medication would be used with caution in which condition. जो colchicine होती है वो नेफ्रोटॉक्सिक रिजल्ट करती है, किडनी डैमेज कर सकती है, तो जो किडनी डिजीज़ है ऑलरेडी उनमें ये हमें ध्यान से प्रिस्क्राइब करनी होती हैं, और जो मॉनिटर लेवल्स हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के लेवल्स हैं उनको रेगुलरली मॉनिटर करना होता है, तो बी राइट आंसर रहेगा। देन एल्ड्रोनेट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट विद ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए दे रहे हैं एल्ड्रोनेट, और नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन, विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स प्रोवाइड, कि एल्ड्रोनेट जो है वो कैसे देना है। ऑप्शन है टेक द मेडिकेशन एट बेड टाइम, बी टेक द मेडिकेशन इन मॉर्निंग विद ब्रेकफास्ट, सी लाई डाउन फॉर 30 minutes आफ्टर द मेडिकेशन, एंड डी टेक द मेडिकेशन विद फुल ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर राइजिंग इन द मॉर्निंग। ये जो है जनरली खाली पेट लेने के लिए बोलते हैं, और एक पूरे ग्लास पानी के साथ लेने के लिए बोलते हैं। सुबह इसलिए लेने के लिए बोलते हैं क्योंकि दिन में क्या है ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो उस टाइम जो है उसका बेस्ट पॉसिबल इफेक्ट जो है वो लिया जा सके, तो इसलिए डी राइट आंसर रहेगा, फुल ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर राइजिंग। नेक्स्ट, द नर्स प्रिपेयर्स टू गिव बाथ एंड चेंज द लिनन of the client with cutaneous Kaposi's sarcoma. The lesions are open and drain a scant amount of serous fluid. Which would the nurse incorporate in the plan during the bathing of the client? बाथिंग की बात है, जनरली हम जब क्लाइंट्स को बात करते हैं तो मास्क वेयरिंग इज़ नॉट दैट मच नेसेसरी, ग्लव्स और जो है गाउन ज़्यादा ज़रूरी रहता है। मास्क उसमें ज़रूरी रहता है अगर पेशेंट को एयरबोर्न या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो। कैपोसिस सार्कोमा इज़ नाइदर एयरबोर्न नोर ड्रॉपलेट, ये क्या है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन इसमें ज़रूरी है, तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन वाले ऑप्शन देखेंगे, वियरिंग अ गाउन एंड अ ग्लव इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पे मास्क इसलिए नहीं पहनेंगे क्योंकि ना ही ये एयरबोर्न है, ना ही ये क्या है ना एयरबोर्न है, ना ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये जो है स्किन इन्फेक्शन है, तो इसलिए गाउन और ग्लव्स से काम चल जाएगा, तो बी राइट आंसर रहेगा। बाथिंग वाली एक्टिविटी है तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मास्क भी पहन ले, एडिशनल चीज़ भी पहन ले तो क्या जा रहा है, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की बात हो रही है, तो एज पर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन गाइडलाइन बी इज़ द राइट आंसर। ये मैंने क्वेश्चन ही इसलिए लिया है क्योंकि आप जनरली गलती कर देंगे, सी को टिक कर देंगे, सी यहाँ पे आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि एयरबोर्न और कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे बी की तरफ आप जो है रुख करेंगे, बी को आंसर करेंगे। नेक्स्ट, द नर्स इज कंडक्टिंग अ टीचिंग सेशन विद द क्लाइंट ऑन देयर डायग्नोसिस ऑफ पैम्फिगस है। कौन सी स्टेटमेंट जो है इंडिकेट कर रही है कि क्लाइंट अंडरस्टैंड द डायग्नोसिस। यहाँ पे पैम्फिगस क्या होता है, पैम्फिगस एक ऑटोइम्यून रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स जो हैं वो पूरे स्किन पे बन जाते हैं, तो ये सी रहेगा कि आई हैव ऑटोइम्यून डिजीज दैट कॉज ब्लिस्टरिंग। पूरी जहाँ पे एपिडर्मिस है, जहाँ हमारी स्किन प्रेजेंट है, वहाँ पे फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स जो हैं छाले जैसे बन जाते हैं, उसको बोलते हैं पैम्फिगस, सो सी राइट आंसर रहेगा। Then next, the nurse is assisting in planning care for a client with diagnosis of immunodeficiencies should incorporate which action as a priority. इम्यूनोडेफिशिएंसी है तो कौन सा एक्शन प्रायोरिटी रहेगा। इम्यूनोडेफिशिएंसी वाले पेशेंट को हमेशा किससे बचाना है, इन्फेक्शन से बचाना है, क्योंकि अगर नॉर्मल बंदे को इन्फेक्शन 20% हो रहा होगा तो इनको जाके 90% वो इन्फेक्शन होगा ही होगा, तो यहाँ पे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट थिंग। इमोशनल सपोर्ट देना है, डिस्कशन करनी है लाइफस्टाइल चेंज के लिए, फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं जो डिक्रीज़ करेंगे, इम्यून फंक्शन डिक्रीज़ नहीं करना है, बढ़ाना है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस नेग्लेक्ट करेंगे, ए को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, द क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद स्क्लेरोडर्मा, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स एंटिसिपेट टू बी प्रिस्क्राइब। स्क्लेरोडर्मा में क्या होता है कि
जो है लेजन्स बन जाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, इन्फ्लेम्ड इन नेचर शो होते हैं। तो उस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट्स को क्या देना होगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना होगा। तो बी राइट आंसर रहेगा, एडमिनिस्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड एज प्रिस्क्राइब फॉर द इन्फ्लामेशन, क्योंकि इन्फ्लामेटरी लेजन्स जो है स्क्लेरोडर्मा में बन जाते हैं। तो बी राइट आंसर। Next, the client with acquired immunodeficiency syndrome is diagnosed with cutaneous Kaposi sarcoma. कौन सा डायग्नोस जो है कंफर्म करेगा, कंफर्म की बात है यहाँ पे, ठीक है, ये बात नहीं कौन सा जो है डायग्नोस करने में हेल्प करेगा, कंफर्म की बात हो रही है। स्वेलिंग इन द जेनिटल एरिया, स्वेलिंग इन लोअर एक्सट्रीमिटी, ये स्वेलिंग नहीं प्रेजेंट होती है कैपोसिस सार्कोमा में। क्या रेडिश ब्लू लेजन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्या करना है, कंफर्म करना है। तो कंफर्म हमेशा पंच बायोप्सी से होता है क्यूटेनियस लेजन्स की, और ये किन में, HIV वाले पेशेंट्स में जो है सुपर एडेड इन्फेक्शन कैपोसिस सार्कोमा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस इज द बायोप्सी, ठीक है, सी। Then amikacin is prescribed for a client with the bacterial infection. The nurse instruct the client to contact the healthcare provider immediately if which occurs. amikacin is again aminoglycoside. तो ये क्या कॉज करती है, हियरिंग लॉस कॉज करती है, क्योंकि 8th क्रेनियल नर्व जो कि हमारी वेस्टिबुलोकोक्लियर है उसको डैमेज करती है। सो सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर अ क्लाइंट विद cytomegalovirus retinitis and acquired immunodeficiency syndrome which is receiving foscarnet, an antiviral medication patient को मिल रही है। The nurse should monitor the result of which laboratory study while the client is taking this medication. ये जो है एक नेफ्रोटॉक्सिक इन नेचर होती है और हमेशा जो है किडनी इंसल्ट कर सकती है, तो सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो है देखा जाएगा। फॉस्कारनेट याद रखना, और ये क्या करती है, किडनी इंजरी कर सकती है, तो इसलिए सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो है इन पेशेंट्स को देखा जाएगा, डी। नेक्स्ट, द क्लाइंट इज पार्टिसिपेटिंग इन द थेरेपी ग्रुप एंड फोकस इज ऑन व्यूइंग ऑल टीम मेंबर्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग द क्लाइंट टू मीट देयर गोल्स। द नर्स इज इम्प्लीमेंटिंग विच थेरेपेटिक अप्रोच। अब ये अप्रोच कह रही है कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं ना, वो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं एक पर्सन को उसका जो है हेल्प करने के लिए, उसके गोल को मीट करने के लिए। जैसे कि पर्सन को कोई फिजिकल नीड भी है, मेंटल नीड भी है, और वहीं पे उसको लाइफस्टाइल की चेंज की भी नीड है। तो अलग अलग मेंबर अलग अलग चीज़ को पूरा करके वो सारी चीज़ें जो है एड्रेस करेगा। इस थेरेपी को बोलते हैं मिलियू थेरेपी, जहाँ पे हर मेंबर जो है, ग्रुप का हर मेंबर जो है किसी एक पेशेंट को ठीक करने के लिए सबका कंट्रीब्यूशन होता है किसी ना किसी रूप में, ठीक है। तो इस तरीके से वो मिलियू थेरेपी कहलाती है। इंटरपर्सनल थेरेपी होती है 1-to-1 बेसिस पे, जहाँ एक होता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी 1-to-1 बेस पे रहती है या फिर ग्रुप में रहती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मिलके एक को ठीक नहीं कर रहे हैं, या एक बंदा मिलके कई लोगों को ग्रुप में जो ठीक कर रहा है। सपोर्ट ग्रुप थेरेपी होता है, सपोर्ट ग्रुप थेरेपी जहाँ अपने जैसे लोग जो पहले, जैसे अल्कोहल एनोनिमस ग्रुप हो गया, जो पहले उस चीज़ से बाहर आ चुके होते हैं, वो इस ग्रुप को फॉर्म करते हैं। यहाँ बात हो रही है कि सारे मेंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो सारे मेंबर्स इंपॉर्टेंट हैं किसमें, मिलियू थेरेपी में। सो ए राइट आंसर होगा। Next, the nurse provide an education session on client's right. Which statement by a member of the session demonstrate demonstrate best understanding of nurse's role, ensuring that each client's rights are respected, कि हर client के right जो है वो respected होंगे। Option A, autonomy is the fundamental right. B, the client's right are guaranteed by both state and federal law. C, being respectful and concerned will ensure that I am attentive to my client right. Then D, regardless of the client's condition, all nurses have the duty to value the client's right. यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक सेशन हो रहा है, एजुकेशनल सेशन, कौन सी स्टेटमेंट बाय द मेंबर ऑफ सेशन डेमोन्स्ट्रेट करेगी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नर्सेज रोल बेस्ट अंडरस्टैंड। तो नर्सेज को हमेशा क्या रहना है, रिस्पेक्टफुल और कंसर्न रहना है, ताकि जो क्लाइंट के राइट्स हैं, जो भी राइट्स हैं, उनको क्या किया जा सके, एड्रेस किया जा सके। सो सी राइट आंसर रहेगा। Next, the patient receiving anticoagulant heparin in the post-operative ward, which of the following medication should available as antidote of heparin toxicity? heparin toxicity का एंटीडोट क्या होता है, प्रोटामिन सल्फेट होता है। सो ए राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नैलोक्सोन किसका होता है,
और वारफेरिन का कौन होता है, विटामिन के होता है। तो ये प्रोटामिन सल्फेट किसका है, हिपैरिन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द नर्सिंग ऑफिसर नोट बट पस, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग वुंड साइट पे है, तो ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही है। ग्रेनुलेशन टिश्यू तो हेल्दी टिश्यूज होते हैं, ये नहीं है। हेमरेज भी नहीं है क्योंकि कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है। किलोइड भी नहीं है कि कोई डील वगैरह तो नहीं बन गई है। ये इन्फेक्शन इंडिकेट कर रहा है, ए। नेक्स्ट, द पेशेंट इज टेकिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन for active tubercular reaction, which of the following condition suggest to adverse effect of streptomycin। streptomycin का adverse effect सबको पता है, नहीं भी पता है याद कर लीजिए। डिक्रीजिंग हियरिंग एक्यूटी, 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है, जिसकी वजह से जो है ये साइन जो है इसमें आते हैं, ए सी सॉरी। नेक्स्ट, द पेशेंट हैविंग एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ HIV, मोन्टॉक्स टेस्ट हुआ है। मोन्टॉक्स टेस्ट क्या है, जहाँ पे 0.1 ml PPD प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव लगा देते हैं, उसके बाद 48 से 72 घंटे में रिजल्ट को मॉनिटर किया जाता है, और मोर देन 5 और इक्वल टू 5 जो है MM शो करता है कि वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो है HIV है तो 5 से थोड़ा सा भी ज़्यादा वो शो करेगा कि एक्टिव HIV इन्फेक्शन है, तो बी राइट आंसर रहेगा। देन अ फिजिशियन प्रिस्क्राइब आयरन इंजेक्शन ऑन ड्यूटी ऑफिसर, विच टेक्निक वुड इट बेटर अप्लाई टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द इंजेक्शन। अब इसके लिए क्या करते हैं, जेड ट्रैग मेथड का यूज़ करते हैं हमेशा जब आयरन इंजेक्शन दे रहे होते हैं, कि थोड़ा सा स्किन को पीछे की तरफ पुल करके इंजेक्शन दे, और इंजेक्शन देते ही छोड़ देते हैं ताकि जो बैक फ्लो है उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो ये जेड ट्रैग मेथड होता है, बी इज़ द राइट आंसर। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कमेंट कीजिए, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।